आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और वो कहानी थोड़ी सी ज़रा पुरानी है पर हाँ है सटीक और काम कर रही है आज तक। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। वीडियो को आखिर तक देखें और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि जो हकदार हैं और चाहते हैं असली कहानी व सच्चाई उनके सामने आए तो बात उन तक भी पहुंच जाए। आपका शेयर करना इसलिए ज़रूरी है। मुंबई आर्थिक राजधानी है भारत की, आप सभी जानते हैं। और मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो बिल्कुल छोटी सी और एक ज़बरदस्त सटीक कहानी है आज के माहौल को लेकर। आप देख रहे होंगे कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये दोनों राजनीतिक व्यक्ति हैं, पर आप सिर्फ इतना ही जानते होंगे कि ये दोनों राजनीतिक व्यक्ति हैं, पर आप ये नहीं जानते होंगे कि ये भाई भाई भी हैं आपस में, चचेरे व तैरे भाई। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो हैं वो इस समय महाराष्ट्र मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना के प्रमुख भी हैं। राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी है, वे उसके प्रमुख हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कभी अपने यानी कि उद्धव ठाकरे के जो वालिद यानी कि बाप थे वो थे बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे के समय में ही राज ठाकरे भी पार्टी शिवसेना में ही शामिल थे। होता क्या है कि कुछ राजनीतिक लड़ाई दिखावे के तौर पर ऐसी लड़ी जाती है राज ठाकरे की ओर से पद प्रतिष्ठा वाली कि उनको चाहिए था शिवसेना का प्रथम प्रमुख पद यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, पर ऐसा नहीं हो पाया। बाप की विरासत मिली बेटे को, उद्धव ठाकरे को, और उद्धव ठाकरे हो गए थे शिवसेना के प्रमुख। अब राज ठाकरे को ऐसा लगा कि उनकी राजनीतिक लड़ाई जो है वो ख़त्म हो रही है या उनकी पृष्ठभूमि जो ज़मीन है वो ख़त्म हो रही है, वे एक चेले के रूप में सिमट कर रह जाएंगे। या यूं कहा जाए कि एक बाप की एक रणनीति थी, वो ऐसी रणनीति कि दोनों बेटे उसके हमेशा राज करते रहें। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। एक गांव के अंदर एक बुजुर्ग थे, बड़े बूढ़ा जिसे कहते हैं। बड़े बूढ़े के दो बेटे थे। बड़े बूढ़े ने कहा अपने दोनों बेटों को, आओ मेरे साथ खाना खाओ। दोनों को खाना खिलाया बेटों को। दोनों बेटों को खाना खिलाने के बाद में कहा कि अब तुम गांव के अंदर जाओ, गांव के हर चौक चौराहे पर लड़ाई लड़ना, और लड़ाई इस तरह से लड़ना कि दोनों आप दोनों को लड़ते हुए गांव वाले ये अच्छी तरह से समझ लें कि ये आपस में दुश्मन हो गए हैं। गांव के वो जो बड़े बूढ़े थे उन दोनों के बाप, गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी, मान सम्मान था। हालांकि इस कहानी को कभी कभी किसी ब्राह्मण से जोड़ दिया जाता है और कभी कभी कहीं ना कहीं इसको किसी मौलवी से भी जोड़ा जाता है। मैंने बहुत सी जगहों पर इस कहानी को इस तरह से पढ़ा भी है, पर मैं किसी समाज वर्ग व्यक्ति विशेष से ना जोड़कर सीधी बता रहा हूं कि एक बूढ़ा बाप जो कि गांव के अंदर इज्जत रखता था, मान सम्मान रखता था गांव वालों के नज़र में, उसके अब वो अपने दोनों बेरोजगार बेटों को कामयाब करना चाहता है और वो दोनों को कहता है कि खाना मेरे साथ खाओ और जाओ गांव के हर चौक चौराहे पर दंगा करना, लड़ाई लड़ना, और लड़ाई लड़के सीधे घर वापस आ जाना। इस तरह से वो क्रमवार संख्या पूरे 1 साल लड़ाई लड़ते हैं। इसी दरमियान गांव वाले लोग उनको बचाते रहते हैं, उनका मसला सुलझाते रहते हैं। कभी कहते हैं कि यार वो बड़ा बूढ़ा तो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा समझदार आदमी है, पूजा पाठ में इबादत में अपना वक्त गुजारता है, और ये दोनों इसके कमबख्त बच्चे, इसके बदतमीज बच्चे लड़ते रहते हैं आपस में। अब दोनों के विचारों की लड़ाई थी। जो बूढ़ा लड़वा रहा था घर से बैठकर, वो दोनों लड़के बाहर जाते थे, लड़ते थे, गांव वाले उनको अलग करते थे और वो अपने घर आ जाके आते थे और खाना खाते थे, खाना बाप के साथ खाते थे। पूरा साल गुजर गया और इसी तरह चुनाव आ जाता है ग्राम प्रधानी का। समझते रहना आप। और आखिर में आपको एक बहुत कुछ मिलेगा इस कहानी के अंदर देखने के लिए और समझने के लिए। जब ग्राम प्रधानी का चुनाव आ जाता है तो दोनों बच्चों को बूढ़ा समझाता है कि दोनों जाओ कहां, कलेक्ट्रेट ऑफिस, और वहां से फॉर्म लेके आओ कलेक्ट्रेट ऑफिस से, और वहां जाकर फॉर्म भर दो कि आप दोनों ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बस दोनों बेटों ने ऐसे ही किया। दोनों बेटे आमने सामने चुनाव में लड़ गए।
अब गांव वाले आधे इसकी ओर हो गए, आधे उसकी ओर हो गए, यानी कि एक बड़े बेटे की ओर हो गए, आधे गांव वाले बड़े बेटे की ओर और आधे गांव वाले छोटे बेटे की ओर हो गए। कोई कह रहा था ये बड़ा बेटा बड़ा अच्छा है, कोई कह रहा था छोटा बेटा बड़ा अच्छा है। इस तरह दोनों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया। प्रचार में उन लोगों, दोनों भाइयों ने गांव वालों से एक बार भी नहीं कहा कि हम तुमको अच्छी सड़कें देंगे, हम तुमको अच्छे स्कूल देंगे, हम तुमको अच्छी सुविधाएं देंगे, सफाई देंगे, गांव के अंदर यानी कि सुख सुविधाएं आएंगी, गांव अच्छा खूबसूरत व स्वस्थ रहेगा। नहीं, उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया इन सब चीज़ों का जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी गाँव वालों को वोट के बदले में। और दोनों भाई लड़ते रहे, क्या इसकी माँ उसकी बहन, इसकी ऐसी उसकी तैसी, यही करते रहे और गांव वाले उन्हीं में उलझे रहे। और चुनाव चलते चलते दिन आ गया वोट डालने का, वोट पड़ गए। अगले दिन मतगणना हो गई। मतगणना जब हुई तो एक पहले मतदान फिर मतगणना, फिर जिस दिन वोट खुलने थे गिनती हुई और मालूम हुआ कि एक हार गया और एक जीत गया। जो जीत गया वो खुशी खुशी अपने बाप से बोला जाके, मैं बाबा जीत गया। बोला बैठ जा। बाप बोलता है बैठ जा। इसी तरह छोटा बोलता है मैं हार गया, कि हाँ तू भी बैठ जा, प्रधानी तुझको मिल गई है, बड़े बेटे को प्रधानी मिल चुकी है और तू हार गया है। अब तू प्रधानी कर और सारे टेंडर इस छोटे बेटे को दे। प्रधानी अपने घर में और टेंडर भी अपने घर में, सारे काम अपने घर से होंगे, पूरा गांव अपने घर आएगा। इस तरह से पूरे साल की मेहनत माँ बहन करने से मिली प्रधानी व टेंडर। यही है एक राजनीतिक लड़ाई। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे इस समय मुख्यमंत्री हैं। हालांकि मैं ये कहानी सुना रहा हूं, उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे की कहानी बिल्कुल नहीं हो सकती है। ये एक बूढ़े की कहानी है और उसके दो बेटों की कहानी, किसी गांव की कहानी है जो मैंने बहुत बार पढ़ी है और अलग अलग रूप में लोगों ने इसको लिखने की कोशिश की है। कहानी में बड़ा दम है। इसी तरह आज महाराष्ट्र की स्थिति यह है कि राज ठाकरे की जमीन, जो राजनीतिक जमीन थी, वो कतई नहीं थी। हर आदमी जानता है कि राजनीति के क्षेत्र पर राज ठाकरे की वैल्यू 2 टके की नहीं थी। कुछ जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे, राज ठाकरे के शिवसेना में रहते समय वही कार्यकर्ता आज मानसे यानी के राज ठाकरे के साथ चल रहे हैं और वो एक तरह से उधम काट रहे हैं। किसको लेकर? अजान को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर। सच्चाई ये है, अगर ऐसे ही याद करना है, सच्चाई ये है कि इसको ऐसे ही याद करना है, पीछे जाइए जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं थे और शिवसेना की सत्ता महाराष्ट्र में नहीं थी, तब इस ही शिवसेना से बड़ी पार्टी हिंदू राष्ट्रीय हिंदू हृदय सम्राट पार्टी नहीं थी। बाल ठाकरे को कहा जाता है कि हिंदुओं के असली नेता। जब पहले भी एक बार सत्ता मिली थी, मैं उस सत्ता का भी जिक्र करना चाहूंगा। नारायण राणे मुख्यमंत्री बनाए गए थे, बाला साहब ठाकरे के हाथ के नीचे बनाए गए थे और एक बार जब मस्जिदों के बाहर नमाज हो रही थी तो नारायण राणे मुख्यमंत्री रहते समय यह मुद्दा उठा था कि मुस्लिम मस्जिदों के बाहर नमाज क्यों पढ़ते हैं। तो बात बाला साहब ठाकरे तक पहुंची तो मालूम हुआ कि मस्जिदें छोटी हैं इसलिए बाहर नमाज पढ़ते हैं। मुंबई के अंदर परमिशन नहीं थी मस्जिदों को बड़ा करने की और नारायण राणे ने मुख्यमंत्री रहते बाला साहब ठाकरे के आदेश पर मस्जिदों की परमिशन दे दी और मस्जिदें ऊंची हो गईं। पहले 1 मंजिल थी तो 2 मंजिल थी तो वो 3-3, 4-4, 5-5 मंजिलें मस्जिदें बन गईं महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर। और मस्जिदों के बाहर जो भीड़ बैठती थी वो अंदर चली गई, मस्जिदें बड़ी हो गईं। वो मुद्दा वहां खत्म पता कैसे हुआ? क्योंकि क्या कहते हैं, शिवसेना की सरकार नारायण राणे के रूप में आ चुकी थी और वो ही हुआ। अब अजान अब से नहीं हो रही है, अजान बहुत पहले से हो रही है। अब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और सत्ता में हैं, कहीं से कहीं तक भी वो सत्ता में रहकर संविधान की ही बात करेंगे। अब विशेष रूप से ये बात नहीं हो सकती है कि मुस्लिम की बात सुनी जाएगी या हिंदू की सुनी जाएगी, बात तो सुनी जाएगी संविधान की। अब यहाँ उद्धव ठाकरे फंसे हुए हैं कि वो हिंदू की बात स्पेशल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सत्ता में है, मुख्यमंत्री हैं। पर राज ठाकरे को ये आज़ादी है अपनी पार्टी को चमकाने की, अपनी पार्टी को खड़ा करने की। इसलिए दबी जवान में भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से राज ठाकरे का ये अनुबंध यानी कि समझौता हुआ है कि वो जितना मर्जी उधम काटें, एंड में बीजेपी अलायंस कर लेगी राज ठाकरे से और
सत्ता में आ जाएगी राज ठाकरे की पार्टी, इसलिए राज ठाकरे की जमीन भी मजबूत हो जाएगी। तो अब के जो इन दो भाइयों ने सहारा लिया है, एक तो है ही प्रधान, दूसरा प्रधान बनना चाह रहा है। टेंडर तो मिल ही रहे होंगे, खाली मुकदमे हो रहे हैं राज ठाकरे के ऊपर और जवानी जंग हो रही है। मस्जिदों पर छोटे छोटे तंज कसे जा रहे हैं। हनुमान चालीसा की तो कोई लड़ाई ही नहीं नजर आ रही है। हनुमान चालीसा कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। और देखिए कल ईद की नमाज हुई, कहीं पर भी हर मस्जिद में, हर ईदगाह में लाखों की संख्या के अंदर मुसलमान इकट्ठा हुआ। कहीं भी मुसलमानों की ओर से कोई दंगा या कोई फसाद या कोई बेहुरमती वाला नारा, बेहुरमती नारा मतलब समझा रहा हूं मैं आपको कि कोई भी भड़काऊ नारा मुसलमानों ने लगाया नहीं मिलेगा आपको। ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। अगर कहीं से ऐसी वीडियो मिलती है तो मेरे पास भेजिए, मेरा नंबर वीडियो पर चलता रहता है साथ साथ। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये एक ऐसी लड़ाई है सत्ता की, जो बाप कोई लड़वा रहा है और दो बेटे लड़ रहे हैं। पर यहाँ थोड़ा सा रूप बदला हुआ है। यहाँ पहले से ही प्रधान है और एक प्रधान बनना चाहता है। आगे कुछ नहीं है, ना मस्जिद का झगड़ा है, ना यार हनुमान चालीसा का झगड़ा है। झगड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का है। और अगर इनकी पार्टियों से जुड़े लोग जो मस्जिदों के आगे उधम काटने के लिए तैयार बैठे हैं, वो अपनी मां से पूछ लें एक बार, वो अपने बाप से पूछ लें एक बार, या जिनके बच्चे वहां जा रहे हैं वो अपने बच्चों को एक बार बता दें फायदा किसको और कब कहां होगा। हर घर से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। लाशों के ढेर पर मुख्यमंत्री बनना ये बहुत आसान सा फार्मूला है। इसके बहुत सारे सबूत आपको पहले भी मिल जाएंगे कि दंगे होते नहीं हैं, गढ़े जाते हैं, दंगे होते नहीं कराए जाते हैं, प्लान के तहत कराए जाते हैं, और कुछ लोग जेल जाते हैं और कोई मुख्यमंत्री बन जाता है। किसी की हत्या होती है, किसी का घर उजड़ जाता है और कोई सत्ता हासिल करता है। तो ऐसी सत्ता उनको हासिल करने दो जो करना चाहते हैं। मुद्दे जंग लड़ने के बहुत सारे होते हैं, ये राजनीतिक जंग है, इसमें बहुत से मुद्दों पर जंग लड़ी जा सकती है, पर बड़ा सस्ता मुद्दा है इस समय हिंदू मुस्लिम का। तो ये एक ऐसी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि कोई तो है बूढ़ा जो दो अपने बेटों को सत्ता में भेजना चाहता है, एक को प्रधान बनाना चाहता है और एक को टेंडर दिलवाना चाहता है। बाकी जो जेल जाएंगे, मरेंगे, लड़ाई झगड़े में फंसेंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बदनामी के, घर बर्बादी के। तो जरा सब बैठ के सोचे समझे कि रास्ता जा किधर को रहा है। मुद्दा ना अजान है, ना मुद्दा हनुमान चालीसा है, मुद्दा है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता है। और साथ ही साथ एक बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहूँगा, जिनको लगता है हिंदू धर्म खतरे में है और जिनको लगता है कि मुस्लिम कमज़ोर पड़ जाएगा, वो अपने घर में बैठ के ज़रा ये सोचे कि सरकार से जो राशन 5 किलो आ रहा है वो क्यों आ रहा है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247। इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक इसका हक है।